और चलिए वंदे भारत की करते हैं शुरुआत। देखिए महाराष्ट्र में इन दिनों चहल पहल है। देखिए एक दौर था जब महाराष्ट्र की सियासत में बाला साहेब का बोलबाला था। सत्ता से दूर रहने वाला बाला साहेब ने अपने नाम के मायने की सरकार बना दिए थे। बाला साहेब के दौर में सरकारें शिवसेना के दरबार से चलती थी, लेकिन सियासत के बदलते इतिहास में बाला साहेब के वारिस उद्धव ठाकरे आज उसी शिवसेना से बेदखल कर दिए गए। देखिए अर्श से फर्श तक उद्धव के अस्त होते सियासी सूरज की ये कहानी। शिवसेना महाराष्ट्र की सियासत में सिर्फ एक पार्टी का नाम भर नहीं था। शिवसेना का मतलब था सरकार। संविधान के रास्ते से चुनी गई सरकार का सूबे में मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन सरकार शिवसेना के दरबार से ही चलती थी। महाराष्ट्र मतलब ठाकरे, सत्ता मतलब ठाकरे, शिवसेना मतलब ठाकरे, या यूं कहें महाराष्ट्र में ठाकरे मतलब सरकार। यह अलग बात कि यह बीते वक्त की बात है, लेकिन हकीकत का आईना देखकर चलो दिल को तसल्ली दी जाए। मुंबई बाला साहेब का मतलब जानती थी, सियासत बाला साहेब को पहचानती थी, मराठा बाला साहेब को भगवान मानता था। कहते हैं महाराष्ट्र में हवा भी बाला साहेब की मर्जी के बगैर नहीं चलती थी, पत्ता नहीं हिलता था। हिंदू धर्म रक्षक सरसेनापती महानेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा। बाला साहेब की शिवसेना का अपना संविधान था, अपना कानून, नियम और कायदों को अपनी जूती के नीचे रखने वाली शिवसेना ने अपनी सियासत का ऐसे स्वर्णिम काल देखा है जिसकी तलाश में अब वो खुद की तलाश कर रही है। शिवसेना को सत्ता की बुलंदी तक लाने वाले बाला साहेब के एक हुक्म पर मुंबई जाम हो जाती थी। बाला साहब के एक हुक्म पर महाराष्ट्र में हवाएं रुक जाती थी। बाला साहेब जिसके सिर पर हाथ रख देते थे वो सरकार बन जाता था, उसका दरबार लग जाता था। यह अलग बात है बाला साहेब कभी खुद सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन ना जाने कितने उनके पांव छूकर मंत्री, संतरी और मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे, आनंद दिघे यांनी उभी केलेली माणसं आहेत, त्यांच्या तालमीत तयार झालेली माणसं आहेत। बाला साहेब के दौर में उद्धव ठाकरे सूबे की सियासत को अपनी जूती पर रखते थे। जिसे कह देते थे वो सरकार के पावर में पा जाता था। अपने उसूलों से कभी समझौता ना करना बाला साहेब की फितरत थी। अपने बात के लिए किसी भी हद तक चले जाना बाला साहेब की आदत थी। अपने दायरे में किसी को प्रवेश ना देना बाला साहेब की ताकत थी। और इसी ताकत के आगे मुंबई की हस्तियां बाला साहेब के दरबार में हाजिरी लगाया करती थी। मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग नहीं चाहिए। बाला साहेब के तेवरों का असर उनके भतीजे राज ठाकरे में साफ नजर आता था। यही वजह थी कि बाला साहेब का सियासी वारिस राज ठाकरे को कहा जाता रहा। लेकिन सियासत कभी अपने मुनाफे से मुरव्वत नहीं करती, और बाला साहेब के जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का धनुष अपने कंधे पर उठा लिया और शिवसेना के इस आंगन में दीवार उठ गई। राज ठाकरे अलग हो गए, उद्धव शिवसेना के साथ आगे बढ़ते रहे। 19 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे?
बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? कई बार बोले कि नहीं बोले देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह पे कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा, और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठे। बाला साहेब के दौर से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होती रही, लेकिन 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा बदलाव आया कि बदलाव की बयार आज तक बह रही है, दिख रही है। मुख्यमंत्री की चाह में उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के संविधान को ताक पर रख दिया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। अपनी राजनीति के शिखर पर पहुंच चुके उद्धव ठाकरे को सब कुछ मिल चुका था, पैसा, पावर और सूबे की सियासत में सबसे बड़ी कुर्सी। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक अशुद्ध रीतीने पार पाडली। बाला साहेब के वारिस होने के नाते उद्धव सूबे की सियासत के सूबेदार बन चुके थे। एक नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे ने सब कुछ पा लिया था, लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ। सियासत के अर्श पर पहुंच चुके उद्धव ठाकरे जिस तरह से फर्श पर गिरे, इसका उन्हें गुमान नहीं था। लेकिन ठाणे के ठाकरे कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सूबे की सियासत से बेदखल कर घर भेज दिया और बीजेपी के साथ सरकार बनाकर खुद सरकार बन गए। जो एकनाथ शिंदे कभी बाला साहेब के चरणों में बैठकर सियासत सीखा करते थे ना, उन्हीं एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब के वारिस को ठिकाने लगा दिया। एकनाथ शिंदे हे आनंद दिघे यांनी उभी केलेली माणसं आहेत, त्यांच्या तालमीत तयार झालेली माणसं आहेत। सियासत के सारे सुनहरे वसंत देखने वाले उद्धव ठाकरे इस वक्त पतझड़ के मौसम को वो दरख्त हो गए हैं जिसका कोई साया नहीं, अकेला, तन्हा, जैसे इसका कभी कोई वजूद ही ना रहा। सत्ता को अपने जूते की ठोकर पर रखने वाला ठाकरे परिवार आज अपनी आंखों के सामने सत्ता का शीश महल टूटते देख रहा है। जिस कुर्सी के पांव पकड़कर बैठने की हसरत में ना जाने कितने मर गए, जिस शिवसेना में शामिल होने के लिए ना जाने कितने तरसते रह गए, आज बाला साहब के बेटे को उसी शिवसेना से खारिज कर दिया गया। जिस शिवसेना में दाखिल होने के लिए उद्धव ठाकरे की मोहर लगती थी और उस शिवसेना से उनका नाम काट दिया गया। पहले विधायक गए, फिर सरकार गई, फिर पार्टी गई और चुनाव निशान भी चला गया। मतलब ठाकरे परिवार की पहचान में एकनाथ शिंदे ने गुमनाम लिख दिया। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर अनंत दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देतो। सर, सुप्रीम कोर्टात हाच निकाल जो आहे तो तुमच्या बाजूने लागेल। कोर्टात देखील अशाच प्रकारे लोकशाहीला धरून तुमचा विजय होईल अशी अपेक्षा आहे का तुमची? लोकशाहीमध्ये बगावत की बारिश में उद्धव की कागजी कश्ती डूब गई।
शिवसेना जिस समंदर को अपना बता रही थी, उसकी बूंद बूंद पर शिंदे का कब्जा हो गया। उद्धव की मुट्ठी में सूखी रेत के सिवा कुछ नहीं बचा। मतलब एकनाथ ने उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर अनाथ कर दिया है। बगावत की बारिश ने ठंड के मौसम में उद्धव के पसीने छुड़ा दिए। धनुष्य बाण फ्रीज किया था, मैंने मशाल ले ली। अब शायद ये भी वो कर सकते, क्योंकि इतनी नीच और गंदी राजनीति कर रहे हैं कि शायद वो हमारी मशाल भी ले सकते हैं। तो चलो, आज मशाल दी है ना, हमने तो ली है। उन्होंने चोरी का धनुष्य बाण लेकर सामने आने की मैंने जो चुनौती दी है, हो जाने दो ना, क्यों डर रहे हैं आप? महाराष्ट्र के महासमर का सार यही है, लेकिन हकीकत इतनी कड़वी है जिसे निगलना इंसान के बूते की बात नहीं। उद्धव भी नीलकंठ तो हो नहीं सकते, लेकिन सियासत में दिखावा जरूरी है। उद्धव की भी यही मजबूरी है। कहते हैं सियासी मजबूरी में मौन भी रहा नहीं जा सकता। हाथों से छूट चुके तीर कमान का सौदा बताकर शिवसेना के पूर्व नेता संजय राउत अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं। मी काल स्पष्ट सांगितलं आणि मी पुन्हा रिपीट करतो की चिन्ह आणि पक्षाचं नाव यासाठी 2000 कोटीचा सौदा झाला, व्यवहार झाला। तुम्ही कालही सांगितलं, आजही सांगितलं। सियासी मैदान में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ऐसी पटखनी दी कि उद्धव ठाकरे के दोनों हाथ खाली हो गए। पिता की बनाई पार्टी चली गई, शिवसेना वाला ट्विटर अकाउंट चला गया, शिवसेना भवन चला गया, वेबसाइट चली गई। मतलब उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की पूरी तरह कमान निकल गई। उद्धव के पास अब सिर्फ पिता का नाम बचा है, बाकी सब कुछ तो चला गया। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है, कल आप पे बीत सकती है। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना के साथ सुलूक किया है, करते जा रहे हैं, क्या बिगड़ा है हमने? आपको मेरे पिताजी का चेहरा चाहिए, लेकिन पिताजी का बेटा नहीं चाहिए। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव का एकमात्र सहारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के भरोसे उद्धव डूब रहे अपने सियासी सूरज की रोशनी को देख रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के चुनाव चिन्ह वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। सियासी पंडित कह रहे हैं कि उद्धव के सियासी घर में शनि बैठ गया है। जिस समंदर में उद्धव गोता लगाते थे, आज उसके साहिल पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत की बस इतनी ही कहानी है। सब कुछ चला गया, पिता का दिया हुआ, बस नाम की निशानी बाकी है। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज है। वैसे बिहार में भी सियासी हलचल इन दिनों देखने को मिल रही है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रही सियासी जंग अब थम गई है। कभी नीतीश के साथ साई की तरह चलने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने उनका साथ छोड़ दिया और अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की सियासत का वो नाम है जिसने बिहार की सियासत का मिजाज बदला है। लेकिन 18 साल से चल रहे दोस्ती के इस सिलसिले में एक बार फिर से ब्रेकअप हो गया है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की राहें फिर से जुदा हो गई। यही नई पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। यह जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दामन छोड़ दिया और बिहार में सियासी विकल्प के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी से बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश के साथ शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंत बुरा हुआ। जमीर बेचकर हम अमीर नहीं बन सकते।
नीतीश जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो पार्टी के लिए सही नहीं। वो पड़ोस के घर में अपना वारिस ढूंढ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। मुख्यमंत्री जी चाहते तो सबसे अधिक जो शुरुआती दौर में जिन लोगों ने इनको आधार दिया, खड़ा किया, लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, उन वर्गों से किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती में दरारें पड़ी हो। इससे पहले भी 2 बार नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती टूट चुकी है। मतलब 18 साल की दोस्ती में ये तीसरी बार है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ा है। इससे पहले उन्होंने 2005 और 2013 में नीतीश का साथ छोड़ा था। कुशवाहा ने नीतीश से अलग होने के बाद 2013 में नई पार्टी बनाई थी। ये दूसरी बार है जब उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया। देखिए, जदयू के टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और नीतीश कुमार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। ये 2015 के नीतीश कुमार नहीं, ये 2022 के नीतीश कुमार हैं, जो केवल 44 विधायकों के नेता हैं, जो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और जो राजद की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आज की इस टूट के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जनता दल यू को बिना विश्वास में लिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसको कोई भी जनता दल यू का वर्कर, कार्यकर्ता, एमएलए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा को कद्दावर नेता माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने 9 बार चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 2 बार ही जीत हासिल हुई। पहली बार 2000 में समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वैशाली जिले की जंदाहा विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने, जबकि दूसरी बार 2014 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट जीतकर सांसद बने थे। लेकिन बावजूद इसके कुशवाहा बिहार में कुशवाहा का सियासी कद बड़ा माना जाता है। ऐसे में सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को पटखनी दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। जोशीमठ दरक रहा है, सैकड़ों मकानों में दरार आ चुकी है, लेकिन अब संकट और गहराने वाला है, क्योंकि जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे में भी जगह जगह दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जिससे चारधाम यात्रा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर हाईवे को और नुकसान पहुंचा तो चीन सीमा तक भी पहुंच प्रभावित होगी। जोशीमठ का हाल तो पूरी दुनिया को पता है। जोशीमठ धंस रहा है। अब तक करीब 868 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। लोगों को मजबूरन अपना आशियाना छोड़ना पड़ रहा है। जोशीमठ में आ रही दरारों से लोग हताश हैं, परेशान हैं, दिल दिमाग दुखी है। हालात थोड़े से संभलते दिखे थे कि एक और मुसीबत मुंह बाय खड़ी नजर आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर फिर से दरारें दिखने लगी हैं, जो चिंता का विषय है। देख सकते हैं कि क्या हमारा छावनी बाजार यह रोड सुरक्षित है। हाईवे पर 10 से ज्यादा जगह बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं, जो बड़ी होती जा रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच 10 किलोमीटर के दायरे में कई जगह दरारें हैं, जिसकी जांच के लिए चमोली जिला मुख्यालय से एक टीम भेजी गई है। देख सकते हैं, अभी देख लो ये सरिया कितना अभी अंदर जाता है, आप देख लीजिए। ये हाईवे बड़े तीर्थों में से एक बद्रीनाथ धाम को जोड़ता है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा पर भी संकट के बादल गहरा गए हैं।
बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को ही चारधाम यात्रा की घोषणा की है। जोशीमठ के बाद हाईवे पर दरारें दिखना कोई आम बात नहीं है। ये दरारें यात्रियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। आशंका है कि धीरे धीरे इलाके में दरारों की संख्या और बढ़ेगी, जिससे हर समय खतरा मंडराता रहेगा। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें पड़ना बड़ा खतरा है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ जाएंगे। उनके बद्रीनाथ पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में भूत धसाव और दरारों की वजह से उनकी जान पर भी बन सकती है। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियों का आना जाना होगा। ऐसे में खतरा और बढ़ सकता है। जानकारी के मुताबिक रेलवे गेस्ट हाउस के पास स्टेट बैंक की शाखा के सामने सड़क पर दरारें काफी पड़ी हैं। जेपी कॉलोनी और मरवारी ब्रिज के पास भी इसी तरह की दरारें देखी गई हैं। रविग्राम म्यूनिसिपल वार्ड में जीरो बैंड के पास हाईवे धंस गया है। जिन दरारों को बीआरओ ने पहले भरा था, वो एक बार फिर उभरने लगी हैं। जोशीमठ के छावनी बाजार में बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसके आसपास हाईवे बुरी तरह दरक रहा है। और अभी तक प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इसके नीचे गांधीनगर वार्ड है। वहाँ भी कई बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई गड्ढे 5-5 फीट से ज्यादा के हैं। गांधीनगर में दरार की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जोशीमठ में हर दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। मनोहर बाग, सिंगधार और गांधीनगर जोशीमठ के सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं। जोशीमठ के करीब 878 पीड़ित राहत शिविर में रह रहे हैं, जहां उनके खाने पीने और दवाओं की सुविधा दी जा रही है। जोशीमठ में दरार थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच बागेश्वर में सुबह करीब 4:49 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.5 थी, जिससे नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यही भूकंप अगर जोशीमठ आपदाग्रस्त इलाके में आता तो तबाही मचा सकता था। 2.5 तीव्रता वाले भूकंप से वैसे तो किसी नुकसान की आशंका नहीं होती है, लेकिन जहां पर दरारें आ रही हैं, पहले से ही जमीन धंस रही है, वहां पर भूकंप तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यात्रा सीजन में जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरार आना बड़ी परेशानी के साथ संकट भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि अभी तो इस मार्ग पर गिने चुने ही वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में दबाव और बढ़ेगा, जिससे ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बताते हैं कैसे। देखिए, यात्रा सीजन में बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब चीन सीमा तक जाते हैं। वहां वाहन हर दिन तकरीबन 5000 से ज्यादा छोटे बड़े वाहन इस जगह से गुजरते हैं। धार्मिक के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी ये हाईवे है काफी अहम, ये भी एक बड़ी बात है। साथ ही चीन सीमा से लगी माणा घाटी तक जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए ये रास्ता बेहद अहम माना जाता है। साथ ही जोशीमठ में इस हाईवे का तकरीबन 12 किलोमीटर का हिस्सा पड़ता है और इसीलिए इस रास्ते को बहुत अहम माना जाता है। तो चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, बिहार से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अब आपको बिहार की वो तस्वीर हम दिखाएंगे जिसे देखने के बाद बिहार का विपक्ष कह रहा है कि बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी हो रही है। दरअसल पटना में पार्किंग को लेकर के हुए विवाद में राजधानी जल उठी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार में मचा आग से हाहाकार है। हाँ, यहाँ नीतीश कुमार है, गठबंधन की सरकार है। बिहार में मर चुकी कानून व्यवस्था की मुनादी पिटती आग की लपटें बता रही है कि बिहार में अपराध का बोलबाला है, जुर्म का अड्डा बन गया बिहार है। हाँ, यहाँ नीतीश कुमार है, गठबंधन की सरकार है। इस आग के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। पटना के जेठूली गांव में रविवार को पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में करीब 50 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, राजद के समर्थकों का मनोबल बहुत ऊंचा है और राजद के अधिकांश समर्थक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं।
ये कल की भी घटना में देखेंगे तो वो राजद से जुड़े लोग ही थे जो आपस में लड़ रहे थे। तो सरकार का जो नियंत्रण लॉ एंड ऑर्डर पर से वो खत्म होता जा रहा है। पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पहले फायरिंग के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने आग से घिरे घर में घुसकर लोगों को बाहर निकाला। बिहार में बढ़ते अपराध को जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार को इस तरह बरी किया कि बड़े बड़े जज देखते रह गए। देखिए, अपराध की घटनाएं तो बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है कि बिहार में ही बढ़ रही हैं, पूरे देश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ तो फिल्मी स्टाइल में जो है अपराध की घटना हो जाती है, एक से एक डॉन लोग हैं। यहाँ भी वो हालत है, ये कोई शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ तो है नहीं। तिवारी जी इसी को सियासत कहते हैं और नेता जब अपराध पर पर्दा डालने लगे तो संविधान की सांसों पर चोट पहुंचती है। आपके इस बयान ने गुंडों और मवालियों की पीठ ठोककर हौसला अफजाई की है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों से चली फायरिंग में 6 लोगों को गोली लगी, जिनमें गौतम कुमार और रोशन राय की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसमें इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहाँ पे भी आगजनी की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है। बिहार की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर से गुंडों ने कानून को बंदूक की नाल पर टांग दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के निकी यादव मर्डर केस के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मामले में अब तक आरोपी साहिल, उसके पिता समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ में तमाम खुलासे हुए। निक्की को मारने के लिए इन लोगों ने पहले एक मीटिंग भी की थी। क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल में बताते हैं। निक्की यादव, जो साहिल गहलोत से दिलो जान से प्यार करती थी, साथ में रहने के लिए मंदिर में शादी भी कर ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस साहिल से इतना प्यार करती है, वो उसे मारने के तरह तरह के प्लान बना रहा था। अब निक्की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, उसे जानने के बाद निक्की की रूह साहिल को कभी माफ नहीं करेगी। पुलिस सूत्रों की माने तो साहिल ने पहले ही निक्की यादव की हत्या की प्लानिंग कर ली थी। वो निक्की को अपनी गाड़ी से धक्का देना चाहता था ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत किसी सड़क हादसे में हुई है। सूत्रों के मुताबिक साहिल निक्की के श्रद्धा की तरह टुकड़े टुकड़े भी करना चाहता था, लेकिन उसे समय नहीं मिला। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक साहिल लगातार श्रद्धा मर्डर केस पर नजर गड़ाए था। उसके हर पहलू के बारे में जानकारी जुटा रहा था, आफताब की गलतियों को भी समझ रहा था ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके। लेकिन शव के टुकड़े कौन करेगा, इस पर मामला फंसा हुआ था। पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शव के टुकड़े कौन करे। लेकिन इन लोगों ने तय कर लिया था कि अगर शव के टुकड़े नहीं कर पाएंगे तो शव को सुनसान इलाके में पेट्रोल डालकर जला दिया जाएगा। हालांकि शातिर अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए, जिस वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, 2 कजिन आशीष और नवीन के अलावा 2 दोस्त अमर, लोकेश को भी अरेस्ट किया है। नवीन साहिल की मौसी का लड़का है, जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। हत्या से पहले इन सभी की मीटिंग हुई थी। इसमें साहिल के परिजनों ने जल्द से जल्द मामला निपटाने के लिए कहा था। पुलिस का कहना है कि ये सभी मामले में शामिल थे। आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत को लेकर भी एक खुलासा हुआ है। वीरेंद्र गहलोत 25 साल पहले भी
मर्डर के केस में जेल जा चुका है। 1997 में वीरेंद्र पर एक शख्स की हत्या के आरोप लगे थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। निचली अदालत ने मामले में वीरेंद्र को दोषी करार दिया था, लेकिन हाईकोर्ट से बरी हो गया। साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत पर दर्ज एफआईआर की कॉपी भी भारत 24 के पास है। बता दें कि साहिल ने कार में निक्की को ले जाकर उसकी हत्या की थी। इसके बाद शव को ढाबे में छिपा दिया। शुरुआत में साहिल ने पूछताछ में कहा था कि उसने ये सब अकेले किया, लेकिन अब इस मामले में साहिल के पिता समेत 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि निक्की यादव की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। वो हर बार बच रही थी, लेकिन आखिरकार उसे इस बेरहम दुनिया से दूर ही जाना पड़ा, क्योंकि निक्की ने जिस दरिंदे पर भरोसा कर अपना सब कुछ सौंप दिया, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। कोर्ट ने मुख्य आरोपी साहिल की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। इस दौरान क्राइम ब्रांच उससे और पूछताछ करेगी, जिसमें कई और खुलासे होने की उम्मीद है। कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर से सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बने हैं। इस बार चर्चा राजा भैया और उनके दोस्त गोपाल भैया के साथ दरार की खबरों को लेकर। कहा जा रहा है कि सालों की दोस्ती के बीच पैसा आ गया और दोनों में ठन गई है। दरअसल राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने गोपाल भैया के खिलाफ धोखाधड़ी कर कंपनी हड़पने का आरोप लगाया है। क्या है पूरी खबर, डिटेल में आपको बताते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट। ये नाम सुनते ही जेहन में जो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें लोग राजा भैया के नाम से भी जानते हैं। राजा भैया की बाहुबली वाली छवि है, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, ना ही राजा भैया का नाम दोहराने की जरूरत है। सबको इनके बारे में पता है। राजा भैया जिसके साथ खेले, बड़े हुए, राजनीति में कदम रखा, वो एक नाम है अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया का, जो मौजूदा समय में एमएलसी हैं। दोनों लंगोटिया यार कहे जाते हैं, लेकिन अब इनके बीच दरार आ गई है। दोनों नेताओं के बीच ठन गई है। मामला रुपए पैसों का है। राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। दिल्ली में दर्ज कराए गए इस केस में आरोप है कि अक्षय प्रताप सिंह ने भानवी कुमारी की कंपनी श्री द प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर धोखाधड़ी से हासिल किया है। आरोप है कि मेजॉरिटी शेयर हथियाने के लिए अक्षय प्रताप सिंह ने भानवी कुमारी सिंह के फर्जी हस्ताक्षर किए। शिकायत के बाद एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिसकी जांच अब दिल्ली ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। भानवी कुमारी सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पुराने अपराधी हैं और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई थानों में केस भी दर्ज है। भानवी सिंह ने कहा कि अभी तक वो अपनी कंपनी में डायरेक्टर होती थी, लेकिन अक्षय प्रताप सिंह मेजॉरिटी शेयर हथियाकर खुद डायरेक्टर बन बैठे हैं। भानवी सिंह ने कंपनी के कुछ दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं। इन दस्तावेजों पर उनके डिजिटल हस्ताक्षर हैं। उन्होंने बताया कि यह हस्ताक्षर फर्जी हैं। अक्षय प्रताप ने ही यह हस्ताक्षर शेयर हथियाने के लिए किए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्राप्त सबूतों और तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। इस मामले के बाद सियासी गलियारे में राजा भैया और गोपाल भैया के बीच दरार की चर्चा है। सबसे ज्यादा चर्चा तो राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र कुंडा में है, जहां से राजा भैया लगातार जीतते आ रहे हैं। कुंडा के लोग गोपाल भैया को भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो राजा भैया के साथ हमेशा कुंडा में देखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24। और चलिए अब वंदे भारत में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अब अमन है, शांति है, आतंकवाद का खात्मा हो चुका है, जिसके बाद अब सेना को वापस बुलाने पर विचार किया जा रहा है और इसी को लेकर केंद्र सरकार विचार विमर्श इस वक्त कर रही है। घाटी से सेना वापस आएगी तो उसकी जगह सीआरपीएफ मोर्चा संभालेगी। जम्मू कश्मीर से सेना की वापसी हो सकती है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के करीब 3.5 साल बाद इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और आतंकी घटनाओं में कमी को देखते हुए इस संबंध में सलाह मशवरा कर रही है। अब सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं और सुरक्षा बलों की जान गंवाने की घटनाओं में 50% तक की कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार घाटी से सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने का प्रस्ताव और इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय सेना की तैनाती सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही होगी। अब रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के भीतरी इलाकों से सेना को वापस लेने के प्रस्ताव पर लगभग 2 साल से चर्चा चल रही है। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसमें यह प्रस्तावित है कि सीआरपीएफ घाटी से हटाए गए सेना के जवानों की जगह लेगी और सीआरपीएफ ही कानून व्यवस्था के साथ साथ आतंक विरोधी अभियानों की चुनौतियों से भी निपटेगी। तो सेना को चरणबद्ध तरीके से वापस बुलाया जाएगा। संभव है कि सेना को पहले अनंतनाग और कुलगाम जैसे कुछ जिलों के पास से वापस बुलाया जाए। इसके बाद आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर स्थिति और लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर ही स्थिति की समीक्षा की जाएगी। फिर बाकी जगहों से सेना के जवानों की वापसी की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ऐसे ही 2000 के दशक के बीच में बीएसएफ को कश्मीर के भीतरी इलाकों से वापस बुलाया गया था। अब माना जा रहा है कि फैसला लिया जा चुका है, लेकिन ये कब से लागू होगा ये देखने वाली बात रहेगी। सेना को वापस बुलाने का फैसला पूरी तरह से सरकार का ही है, लेकिन इस संबंध में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना की तरफ से किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई। रिपोर्ट के अनुसार पूरे जम्मू कश्मीर में सेना के पास लगभग 1.3 लाख जवान हैं। इनमें से लगभग 80,000 सीमा पर तैनात हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के लगभग 40,000 से 45,000 जवान कश्मीर के भीतरी इलाकों में आतंकरोधी अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के करीब 60,000 जवान हैं। इनमें से 45,000 से अधिक कश्मीर घाटी में तैनात हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की संख्या 83,000 है। और इसके अलावा सीएपीएफ की कुछ कंपनियां घाटी में तैनात रहती हैं और घाटी में सुरक्षा स्थिति के आधार पर ही सीएपीएफ के आंकड़ों में बदलाव भी होता रहता है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का लगभग खात्मा हो चुका है। इसके चलते वहां से सेना को वापस बुलाने पर विचार चल रहा है। ये फैसला काफी सोच विचार के बाद ही लिया जाएगा, इसीलिए अभी इसमें समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।